जयशंकर जी, दो बातें यहां आती हैं। एक बात ये आरएसएस एक मुद्दा आता है, दूसरा मुद्दा आता है अगर देखें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रधानमंत्री बनाम योगी के संदर्भ में, बीच में आरएसएस। दूसरा मुद्दा आता है जयशंकर जी कि 250 या 250 से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर युक्त एक पत्र सौंपते हैं राधा मोहन सिंह अगर राज्यपाल को, तो ये क्या मुद्दा रहता है। इन दोनों बातों पे अगर हम गौर फरमाएं तो उसके अलावा थोड़ा सा पीछे चले पश्चिम बंगाल, मैं एक मुस्लिम मुद्दे को भी लाना चाहता हूं जो अल्पसंख्यक का मुद्दा है और खासकर योगी बनाम मोदी का मुद्दा। तो अगर आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस ने मोदी जी की इमेज मुसलमान विरोधी बनाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा उस समय, और उसका असर यह हुआ कि 70% से ज्यादा मुसलमानों ने एक मुश्त ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को वोट दे दिया। उसके बाद आप याद कीजिए कि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो थी वो एक कट्टर हिंदुत्व वाली छवि गढ़ी गई थी। वो तो 2013 से लेकर के या 2014 कह लें चुनाव जीतने के बाद से लेकर के 2017 में भी वही स्थिति थी, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़े गए और वहाँ भी ये एक हिंदुत्व बनाम अल्पसंख्यक, उसमें खासकर मुसलमान। लेकिन इस बार जब योगी आदित्यनाथ हैं जयशंकर जी, और योगी आदित्यनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जो वहाँ जो मठ है गोरखनाथ मठ, वहाँ पर जो जलसा लगता है और सालाना जो मेला या बाकी उसमें काफ़ी मुस्लिम लोगों की दुकानें भी हैं और मुसलमान जो हैं वो काफ़ी मदद भी करते हैं मठ की, जहाँ तक मैं सुना हूँ। मैं देखा नहीं हूँ, आप हो सकता है देखे हों जाने हों तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो एक योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको अगर लेके आते हैं तो एक मुसलमानों का भी एक समर्थन मिल सकता है योगी आदित्यनाथ को, बशर्ते कि मोदी अगर रहते हैं तो ये समर्थन उनको नहीं मिलेगा। और अगर मोदी सामने आते हैं तो जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ऐसे लोगों इन दलों में से किसी एक के तरफ एक मुश्त मुसलमान भी जा सकते हैं, तो इससे भी शायद बीजेपी को घाटा होगा। इसलिए ये सब जो बातें चल रही है वही मैं रख रहा हूं, ये इसीलिए योगी ज़्यादा मुफीद हैं बशर्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किनारे रखो, योगी को आगे रखो। एक दलील ये भी है। तो तीन बातें सामने हैं, आरएसएस है, लिफाफा है और मुस्लिम है। क्या कहेंगे? आवाज फिर नहीं आ रही है जयशंकर जी की। रुद्र देखो जरा, नहीं आ रही है, बीच में आई थी, अब नहीं आ रही। एक बार यानी तो दोबारा जयशंकर जी को जी जी आवाज जी हाँ जी आवा रही है हाँ आवा रही है। हाँ, तो नहीं, मैं कह रहा था कि एक कहावत है, एक कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप। मतलब जब तक नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ते थे, हर चुनाव मतलब नगर पालिका से लेकर के और विधानसभा और लोकसभा सारा चुनाव तो मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाता था। तो जब जीत जाती थी भारतीय जनता पार्टी तो कहा जाता था कि साहब ये देखिए मोदी जी और अमित शाह जी की चाणक्य नीति ने प्रभावित किया है और उनकी जो हिंदू मसीहा की छवि है उसका फायदा मिला है, ये हुआ है। लेकिन जब हाल के दिनों में कई जगहों पे जब हार मिली है, खासतौर से पश्चिम बंगाल की हार तो ही है, लेकिन इसके पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसमें हार मिली थी, कर्नाटक में सरकार गिर गई थी, नहीं बन पाई थी, गुजरात हारते हारते बचे हुए थे, बिहार में हार गए थे, दिल्ली हार गए थे। तो ये सारा तब उसके बाद से आरएसएस का जो ये शिखर नेतृत्व है या जो उसका उसके जो रणनीतिकार हैं लोग, तो उनके अंदर ये फीलिंग बनने लग गई कि क्या अब कुछ और भी सोचना पड़ेगा क्या। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो खुद को कहता है कि हम तो गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो एनजीओ हैं, लेकिन जब भी कभी मामला आता है तो सबसे पहले वही लोग सक्रिय हो जाते हैं और ये सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, सारे फैसले आरएसएस के लोग करते हैं। अभी जो लेटेस्ट मामला है उसमें दिक्कत एक ही हो गई कि चूंकि इनके पास कोई नीतिगत चिंतन नहीं था। मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज करता हूं, हमसे कई बार
आरएसएस के बड़े लोगों से भी बातें हुई हैं, वो लोग भी बताते हैं कि शाखाओं से लेकर के प्रशिक्षण शिविर तक कभी भी वैकल्पिक नीतियों पे चर्चा नहीं हुई और राजनीतिक दलों में भी नहीं हुई। मतलब कांग्रेस का विरोध तो करते थे लोग कि कांग्रेस को हटाओ और हमको लाओ या हम आएंगे, ये बनाएंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे, लेकिन कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे इसके बारे में कोई परिकल्पना किसी भी दल के पास होती नहीं थी, वैकल्पिक नीतियां होती नहीं थी। इसलिए जब भी ये लोग आते हैं या जाते हैं तो इनके पास वही व्यक्ति परक नेतृत्व ही जो है प्रभावी होता चला गया। अब अभी तक तो वही नरेंद्र मोदी का ही मामला है, लेकिन जब से ये हारे हैं, बंगाल की हार जो है, ये कहने के लिए तो है कि नहीं साहब 77 सीट मिल गई और बहुत 3 से बढ़कर 77 तक पहुंच गए, लेकिन अंदर अंदर बहुत बड़ी बौखलाहट है, क्योंकि पूरा इन्होंने अपना हिंदुत्व का जो एजेंडा था उसको पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पे थोप दिया था। पूरी की पूरी तरह पूरी धनसत्ता वहां पहुंच गई थी। पूरे पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, लखाड़ी जितने हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से लंपटों की टोलियां, सारे लोग पहुंच गए थे पश्चिम बंगाल। ये सब करने के बावजूद जब हार गए तो उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। अब आरएसएस को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा प्रचार हो जाता है और उसके बाद जो हार होती है तो सारा ठीकरा उनके ऊपर पड़ आता है। तो कुछ और सोचना चाहिए कि बल्कि अब राज्य में ही कुछ किया जाए कि राज्यों से ही नेतृत्व भरे और वही लोग करें। अब सवाल इसमें आ गया है कि योगी आदित्यनाथ का मामला जहां तक आके फंसा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बात तो यह है कि बार बार आरएसएस का जो के रणनीतिकार हैं उनकी तरफ से हिंदुत्व के दूसरे पोस्टर बॉय के रूप में आदित्यनाथ को पेश करने की कोशिश की जाती है। आदित्यनाथ को भी लगभग सारे देश भर में जितने चुनाव जहां जहां हुए, यहाँ तक कि हैदराबाद की जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी आदित्यनाथ को भेज दिया। केरला में, तमिलनाडु में जहां जहां चुनाव हुए आदित्यनाथ को भेजा। तो एक दिखाने की कोशिश कर दी गई, ये भी एक हमारा जो नया हिंदुत्व का पोस्टर हुआ है। बल्कि नरेंद्र मोदी उतना आक्रामक होकर के नहीं बोलते हैं जितना योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। और ये फिजूल की बातें हैं जो आप बता रहे थे कि वो मोदी के मुकाबले उनका थोड़ा सा सेकुलर चेहरा बनेगा या मुसलमानों के अंदर गोरखपुर में उनकी लोकप्रियता है। जिस ढंग से गोरखपुर में बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे और उनको बचाने का काम डॉक्टर कफील ने किया था, डॉक्टर कफील को जितना प्रताड़ित योगी आदित्यनाथ ने किया वो एक इतिहास का विषय है। जिस ढंग से कब्रिस्तान से निकाल करके किसके साथ तो क्या करेंगे, ये जो बयान आते थे ये सब योगी आदित्यनाथ के आते थे। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि उनके नाम पे कोई मुसलमानों का थोड़ा बहुत झुकाव बढ़ जाएगा, ये सब नहीं है। प्रॉब्लम वही है कि मोदी को ये लगने लगा कहीं ना कहीं से कि अगर बात आगे बढ़ेगी, हमारा आभा मंडल जब कमजोर होगा तो आदित्यनाथ को ये लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने आपसे बताया था एक दिन चर्चा में भी बात हो रही थी कि जब गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहस चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में, तो जब नेतृत्व परिवर्तन हो रहा था कि अब आडवाणी जी की जगह पे अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनको अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, तो संघ के एक बड़े नेता ने कहा था कि भाई देखिए ऐसा है, हम लोगों ने स्ट्राइक सब कर लिया, राजनाथ सिंह को आजमा लिया, आडवाणी जी को आजमा लिया, अब कुछ नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी हमारे एकमात्र विकल्प के रूप में यही है, इन्हीं से नाव पार हो सकती है या नाव डूब सकती है और कुछ है नहीं, तो हमारे पास विकल्प नहीं है। आज वही हालत ये आ गई है कि नहीं, नरेंद्र मोदी के अलावा एक और विकल्प भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में ये रहा होगा या होगा, पहुंचा होगा कि साहब योगी आदित्यनाथ जो है हमारे लिए वैकल्पिक चुनौती बन सकता है। क्योंकि मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि 2026 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जो शतक वर्ष पूरा मनाएगा, स्वर्ण बनाएगा, 70 वर्ष मनाएगा अपने संस्थापना का, तो उसमें प्रधानमंत्री वही रहे। वो कतई यही चाहेंगे कि उन्हीं के नेतृत्व में सारा कुछ हो। बल्कि यहाँ तक कि वो जो सेंट्रल विस्टा, नई पार्लियामेंट और ये सब बना रहे हैं, तो सब भी उसका एक पीछे न कहीं कहीं एक मकसद है। और दूसरा ये भी है कि उत्तर प्रदेश का हाल भी बहुत अच्छा तो रहा नहीं है योगी आदित्यनाथ के रहने, मुख्यमंत्री रहते हुए। ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हावी हुई है, जिस तरह से एक जाति विशेष का दबदबा पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पे हावी हुआ है, राजनीति से लेकर के ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सताए गए हैं, मारे गए हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, या कोरोना का जो कहर जब टूट रहा था, तो उस समय भी शुरुआती देश में देखिए, अभी तो वाहवाही लूटने के लिए सभी लोग आ जाएंगे कि हमने इतना कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन जब लोग मर रहे थे, जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे, उस समय कहीं कोई न तो अमित शाह दिखाई देते थे, न नरेंद्र मोदी दिखाई देते थे, न योगी आदित्यनाथ दिखाई देते थे। तो उसका भी एक असर पड़ा। उसके बाद किसान आंदोलन के बारे में जैसा
एकदम उदासीन और उपेक्षात्मक रवैया बना लिया मोदी से लेकर के आदित्यनाथ ने, उसके नतीजे के रूप में जो पंचायतों के चुनाव हुए उसके नतीजे आए। तो ये सारा कुल मिला जुला करके कहीं ना कहीं अच्छा मोदी के लगता है, मोदी के दिमाग में कि जो उनके प्रिय पात्र हैं अरविंद शर्मा, जिनको आईएएस से जब रिटायर हुए तो उनको हुआ साहब एमएलसी बना करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उनको भेजा। तो वैमनस्यता या खटास जो है उसी दिन से पैदा हुई मोदी और आदित्यनाथ के बीच में। अभी तक आदित्यनाथ के पास यह है कि अच्छा ठीक है तो मैं क्या हूं, मैं तो चला जाऊंगा अपना मठ में पहुंच जाऊंगा छोड़ छाड़ करके, आप लोग अपना संभालो कुनबा। इनके पास कोई और चेहरा नहीं है जिसको सामने रख करके ये लोग आगे बढ़ सके। उसके बाद से जब से शुरू हुआ तो दांव पेच लगने शुरू हो गए। अभी हाल का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे बड़ा यही रहा कि एक तो लगातार चर्चाएं होने लग गई कि नेतृत्व परिवर्तन होगा या बड़ा पुनर्गठन होगा मंत्रिमंडल का, बल्कि जो बीएल संतोष वहां पहुंच गए, राधा मोहन सिंह पहुंच गए, आरएसएस के लोग और सारे लोग मिलकर के वहां बैठकें होनी शुरू हो गई, विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से जो मुलाकातें हुई, तो उसका भी एक मैसेज गया। लेकिन अब योगी के पास वही है हिसाब, ठीक है हमारा क्या है, हम तो अपना चले जाएंगे, अपना उठाएंगे कमंडल पकड़ करके मैट में बैठ जाएंगे, आप लोग को जो करना हो कर लो। तो वो भी नहीं चाहता, आरएसएस ये भी नहीं चाहता कि ये गाय योगी को हम कुछ नाराज कर दें और मोदी को खुश करने के नाम पे कर दें। तो इसीलिए जब वो लोग गए, लोग जा करके दिल्ली लौट करके गए, वहां जब बैठकें हुई तो हुआ कि नहीं साहब चुनाव तो लड़ा जाएगा योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में। लेकिन उसमें एक डेवलपमेंट हो गया कि योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आया तो उस दिन नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने या जगत प्रकाश नड्डा ने, तीनों ने ट्वीट करके उनको बधाई नहीं दी। बाकी सब मुख्यमंत्रियों, बल्कि आईटी सेल के जरिए कहलवाया गया कि नहीं साहब इधर तो बहुत मोदी जी कहाँ किसी को ट्वीट करके जन्मदिन का बधाई देते हैं। तो अभी तो उन्होंने फोन करके योगी जी को दिया था, और लेकिन भाई जो खरखोजी लोग होते हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने खोज के निकाल दिया कि नहीं साहब अभी तो तीरथ सिंह रावत को उन्होंने बधाई दी थी, कुछ दिन पहले ही ट्विटर पे बधाई दी थी, तो उन्होंने बधाई नहीं दी। अब जिस दिन बधाई नहीं दी उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी का ट्विटर हैंडल है उसमें से मोदी जी और अमित शाह नड्डा जी का चेहरा गायब हो गया। उसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ये तीन उप मुख्यमंत्री हो गए, और बगल में स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष है उनका छवि आ गया। तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि लगता है कि अब मामला ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि बाकी अच्छा सोशल मीडिया पे ट्विटर पर भी जो सक्रिय लोग हैं उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि नहीं साहब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो अभी भी मोदी जी का फोटो लगाए हुए हैं, या उत्तराखंड ने लगाया हुआ है, बाकी जितने राज्य भाजपा है राज्यों की सबने मोदी जी और इनको नड्डा जी को तो लगाया ही हुआ है। तो ऐसे में क्या हो गया, अब ये सारा जो मैसेज चलता गया एक दूसरे पर वार प्रतिवार जो होना शुरू हो गया, अंदर खाने वो सामने दिखने लगा। मतलब एक तो होता है कि अंदर खाने जो बातें हो, और जैसा प्रकाश बता रहे थे हो सकता है उसमें सच हो सकता है, क्योंकि राधा मोहन सिंह तो मिले गवर्नर से, अब वो गवर्नर से मिले आनंदीबेन पटेल से, तो एक उन्होंने लिफाफा दिया, ये बात भी सही है। अब उस लिफाफे में क्या था, 250 विधायकों का सब की असहमति थी या क्या थी, मुझे लगता है कि पता नहीं, मतलब वो ऐसा सीधे तो नहीं दे सकते हैं, गवर्नर को देने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कुछ तो बात जरूर रही होगी जो बताया हुआ उन्होंने। बाहर निकल के कहा कि नहीं आनंदीबेन जी से हमारा बड़ा पुराना संबंध रहा है, हम जब कृषि मंत्री थे तो वो मुख्यमंत्री थे तो उनसे मिलना जुलना होता था, तो आए थे तो सोचा मिल ले। अरे भाई उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी तो आप बहुत दिनों से हैं, तो इतने दिनों में कभी आपको फुर्सत नहीं मिली कि आनंदीबेन पटेल से 2 लाइन जाकर के गप कर लें, बात कर लें, कुछ आदान प्रदान कर लें। आज ही के दिन आपको मौका मिला, आज ही के दिन आपको जाके हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे भी जाकर के आप मिल लिए। प्रदेश भाजपा के प्रभारी का राज्यपाल से मिलने का या विधानसभा के अध्यक्ष से मिलने का कोई कारण समय में नहीं आता है, लेकिन आपने जाकर मुलाकात की और कहा कि उनसे दीक्षित जी से भी बहुत पुराना हमारा संबंध था, तो हम गए थे उनसे मिलने, आ गए थे और बातचीत हुआ। तो ऐसा नहीं होता, इसके पहले भी अगर आप आकर के मिलते रहते तब फिर बात में थोड़ा दम नजर आता, लेकिन अब इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने पक रहा है। अब क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह का हो रहा है, इसको लेकर के ही कुछ न कुछ तो होना है। अब कब होना है, क्या होना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होना असंभावी है, क्योंकि मोदी जी ने तय कर लिया है कि योगी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन योगी भी तय कर लिए हैं कि नहीं हम हटने वाले नहीं है, अब हमको बर्खास्त कर दो अलग बात है, या अंदर से जो भी विधायक दल का चुनाव करा लो एक अलग बात है, वो नहीं मानने वाले हैं। आरएसएस कह रहा है कि भाई हमारे पास पहले दिखाओ कि मान लो योगी आदित्यनाथ को हटा देते हैं तो कौन से नाथ को या कौन से
साहब को हम लाएंगे जो आपको जिता लेगा। कोई एक चेहरा तो बताओगे, तो कोई एक चेहरा ये लोग दिखा भी नहीं पा रहे हैं। केशव मौर्य हैं, अब उनके बारे में आज सोशल मीडिया में खबरें चल गई कि साहब वो तो सपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब ये रूमर ही है, लेकिन है, खबरें तो हैं। मतलब जिस ढंग से पार्टी के अंदर उनकी अवमानना ही एक तरह से कही जा रही है कि की जाती रही है। चूंकि देखिए 2017 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य थे। योगी आदित्यनाथ का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। वो सांसद थे, गोरखपुर के सांसद थे, कई बार से जीते हुए सांसद, लेकिन उनके नेतृत्व में या उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, एकदम झूठ बात है। उनके नाम पे नहीं चुनाव लड़ा गया था। लड़ा तक गया था केशव मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये बात सही है। केशव मौर्य के नाम पे जो है वो पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों और दलितों के एक बड़े तबके का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था। जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो उस दिन उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जातियों के बीच की छाती पर सांप सा लौट गया कि साहब हमारे अध्यक्ष जो थे केशव मौर्य, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सरकार बनी, तो उनको दरकिनार करके तो आदित्यनाथ जी को बना दिया, सवर्ण को बना दिया। तो एक वो भी एक भावना है अंदर अंदर। अब लेकिन सवाल वही है कि फिर उनके ऊपर दांव लगा सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए केशव मौर्य पर दांव लगा दिया, तो फिर सारे सवर्ण जितने हैं, तो राजपूत हैं, भूमिहार हैं या ब्राह्मण हैं, वैसे तो मानते हैं कि हम तो भाजपा के जर खरीद है, हम तो कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, तो वहां रहेंगे। लेकिन बाकी ये जो 2-3 जातियां हैं जिनको मार्शल रेस भी कहते हैं आप, तो वो उससे बिदक जाएंगी। या जाट है जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो किसान आंदोलन को लेकर के तो ऐसा ही हटे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है राजीव जी, कि आरएसएस के सामने कुआं खाई दोनों सामने दिखाई दे रहा है। इधर कुआं है, उधर खाई है। कि मतलब योगी को हटाते हैं तो कोई चेहरा नहीं नजर आता है, योगी को रखते हैं तो भी हालात बहुत बेहतर नहीं होता है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट दोनों का बढ़ते ही जाएगा, मोदी का और इनका। तो इसी उधेड़-बुन में कहीं न कहीं इन्होंने तय किया होगा, अच्छा ठीक है चलो योगी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाए। कि अगर मान लीजिए हार गए, उत्तर प्रदेश हार भी गए, तो कहा जाएगा कि भाई क्या करें, योगी बहुत अलोकप्रिय हो गए थे, उनके प्रति नाराजगी बहुत थी, इसलिए लोगों ने खारिज कर दिया। लेकिन मोदी जी का अपना बना हुआ इकबाल जो है वो बुलंद है और बना रहेगा, और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ लेंगे 2024 का। और खुदा न खास्ता अगर योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गए, तो फिर कहेंगे कि हमारा अगला चेहरा यही होगा, क्योंकि यंग है, 49 साल की उम्र भी है, तो ठीक है, अब अगला चेहरा लोकसभा के चुनाव में भी हमारा हो सकता है। तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि मोदी जी या अमित शाह पे ही डिपेंडेंसी रहे। तो इसलिए हमको लगता है कि उसके पास एक गैम्बलिंग पॉइंट है, जो आरएसएस इसको उछाल रहा होगा। जी।